अगर तुम में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर 1000 बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने हमारे स्टाम्प पेपर में कैसे लिखना चाहिए इस पे बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे व्यूवर्स से हमारे सवाल किया कि हमें सर समझ नहीं आ रहा है। तो बात थोड़ी सी कड़वी है पर सत्य है कि कानून की पढ़ाई करने के बाद जब वकीलों को सीखने के लिए कोड प्रैक्टिस करने के 5-10 साल लग जाते हैं, तो आप तो आम लोग हैं, आपको इतनी आसानी से चीज़ें नहीं समझ में आएगी। तो आप अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से कमेंट करिए, हम आपको उसका जवाब देंगे। अगर आप स्टाम्प पर कोई बात लिख रहे हैं तो स्टाम्प एक प्रकार का गैर जुडिशियल यानी गैर न्यायिक पत्र होता है। सरकार इसे जारी करता है, इसकी वो फीस लेता है। अलग अलग राज्यों में इसकी अलग अलग फीस है। यूपी के अंतर्गत अगर आप स्टाम्प खरीदते हैं तो 10 का स्टाम्प 20 का जनरली दे देते हैं, 100 का 120 का दे देते हैं। तो इस प्रकार से स्टाम्प का अपना रेट होता है। लेकिन जब भी स्टाम्प में लिखा जाता है तो लिखने का जो प्रक्रिया होती है वह एग्रीमेंट एक्ट यानी संविदा अधिनियम यानी दो पक्षों के बीच में समझौता अधिनियम 1872 के अंतर्गत प्रावधानों के अंतर्गत होता है। जैसे उसमें से सर्वप्रथम जब भी कोई दो पक्ष एग्रीमेंट करते हैं, कोई बात लिखना चाहते हैं, तो वो अपनी बात को बिना किसी जोर दबाव के स्वस्थ मस्तिष्क के साथ और अपनी स्वतंत्र इच्छा के साथ, अर्थात अगर आप स्टाम्प पेपर में पहली लाइन लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप यही लिखेंगे, भाई पहले तो पार्टी का नाम हो जाएगा। मान लिया रमेश है तो रमेश, पिता का नाम निवासी, दूसरे जिसके साथ हो रहा है उनका नाम, पिता का नाम निवासी। उसके बाद समझौता है तो समझौता, सुलह है तो सुलह, मसौदा है तो मसौदा, या आपस में राजीनामा तो राजीनामा, यानी जिस संबंध में आप कर रहे हैं उसकी हेडिंग करते हुए। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट अब आएगा कि हम उभय पक्ष आपसी सहमति के साथ बिना किसी जोर दबाव के स्वतंत्र मस्तिष्क से यानी स्वच्छ मस्तिष्क से और स्वतंत्र इच्छा के साथ, ऐसा नहीं कि कोई भी पागल व्यक्ति है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा सा मानसिक तरीके से अभी डिस्टर्ब चल रहा है, आप उसको ले जा करके स्टाम्प पर उसकी पूरी प्रॉपर्टी को आप हड़प लें। इस तरह का एग्रीमेंट आपका नल एंड वाइड हो जाता है, कोर्ट में जाते लागू नहीं होता है। तो आपके पहले क्लास में स्वतंत्र इच्छा और स्वस्थ मस्तिष्क होना बहुत जरूरी है, के साथ हम निम्न मसौदा करते हैं। दूसरा, अब आपका एग्रीमेंट किन बिंदुओं पर आधारित है। सपोज दैट आपके बीच कोई ऐसे सुलह समझौता हो रहा है या कोई आपको कुछ लेन देन करने जा रहे हैं, या एक एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति है जो अपनी गाड़ी को किसी दूसरे व्यक्ति को भाड़े पे चलाने के लिए देना चाहता है। अगर वो चलाने के लिए देना चाहता है तो वाहन मालिक अपनी शर्तों को लिखता हुआ आएगा। तो जो शर्तें लिखी जाएंगी यानी वाहन मालिक और वाहन चलाने वाला दोनों मेजर होने चाहिए, 18+ होना चाहिए, यानी वैधता अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत 18+ होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आपका जो भी मसौदा उसको लिखते आइए। लेकिन कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी समझौता पत्र न्यायालय में तभी साबित होता है क्योंकि उसको साबित करना पड़ता है, क्योंकि वो न्याय गैर जुडिशियल पेपर होता है। कोर्ट उसको साक्ष्य के रूप में एडिशनल नहीं करती, यानी साक्ष्य अधिनियम 112 के अंतर्गत वह कंक्लूसिव एविडेंस नहीं माना जाता है जब तक आप उसको साबित नहीं कर लेते हैं। तो उसको साबित करने के लिए 2 गवाह होते हैं। दोनों गवाह की उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए, उनका नाम, पिता का नाम, निवासी, और ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ये नीचे आपको दिखने चाहिए। और नोटरी करने वाले जो उसको हम कानून की भाषा में ओथ कमिश्नर कहते हैं, या भी एक स्टाम्प एक्ट के अंतर्गत गठित एक पद होता है। तो उसका साइन, उसका डेट, उसका जो उसको पर डे का जो टिकट मिलता है कोर्ट से वो लगा होना चाहिए। इसके बाद आपका तस्दीक जरूर होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट इन सारी चीज़ों में जिस अधिवक्ता के समक्ष आप इन बिंदुओं को या इन शर्तों को या फिर इन सुलह समझौता को या फिर ऐसे एग्रीमेंट को आप लिख रहे होते हैं, उसके समक्ष आपको उसका साइन, उसके समक्ष आपकी ओथ, उसके समक्ष आपकी सिग्नेचर, उन दोनों गवाहों सिग्नेचर अवश्य होने चाहिए। इस प्रकार से किया गया समझौता या इस प्रकार से किया गया एग्रीमेंट न्यायालय पे लागू होता है। जब न्यायालय इस ऐसे एग्रीमेंट पर जब कार्रवाई होती है, सुनवाई होती है, तो उन गवाहों को जो उस एग्रीमेंट को प्रमाणित कर रहे होते हैं उनको नोटिस किया जाता है, उनके बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं, और वो अगर कहते हैं कि नहीं ये जो बातें लिखी हुई हैं ये हमारे समझ लिखवाई गई थी या हमारे समझ की घटना हुई थी, तभी वह न्यायालय लागू कराता है। शपथ पत्र या स्टाम्प पेपर पर अपनी मर्जी से कोई बात लिखवा लेना गैर कानूनी है।
यानी उस पर आपराधिक कार्रवाई आपके पास हो सकती है। आप आईपीसी की धारा 467-68 जो कि अब बीएनएसएस हो गया है, तो इसके तहत आप इसके दोषी होते हैं। कूट रचित तरीके दस्तावेज तैयार कराने का आप अपराधी होते हैं, जो गैर जमानती अपराध होता है। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट बीच बीच रूलिंग देता रहता है। अभी बीच में लेटेस्ट रूलिंग आ गई कि अगर आप तलाक या फिर तलाक या स्टाम्प पेपर करते हैं या जमीन का लेन देन करते हैं, तो इस प्रकार का एग्रीमेंट करते हैं तो आपके पास एक 420 यानी आपराधिक षड्यंत्र तक के ये अपराध माने जाएंगे। ये ऐसे अपराध हैं जिन पे आपको बेल ही नहीं स्वीकार, आपको जमानत ही नहीं अर्जी दी जाएगी। तो इस प्रकार से स्टाम्प का इस्तेमाल अधिवक्ता की देखरेख में करें और उसकी समझ के जो बिंदुओं को लिखा जाता है वही लिखें। और अगर आपको वीडियो में कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप अपनी समस्या को कमेंट करें, क्योंकि अगर वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।